अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। शायर जिन्नात नगरी के दो जिन्नों शायर और काराका की पुर इसरार कहानी। एक खैर का परतू था और दूसरा शर का मुजस्समा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। उसके जाते ही मैंने अजीत से पूछा, क्या ये गूंगा है? हाँ, अजीत ने इस बात में सर हिलाया। एक हादसे में इसकी ज़ुबान कट गई थी, इसलिए ये बोल नहीं सकता। मैंने सर हिलाने पर ही इत्तफाक किया। मैं ड्राइंग रूम का जायज़ा लिया और फिर अजीत से बोला, क्या तुम शादीशुदा हो? नहीं, वो खसियाने अंदाज में बोला, मेरी अभी शादी नहीं हुई। फिर उसने मुझसे पूछा, तुम सुनाओ, तुम रामदास होटल खैरियत से तो जा रहे हो ना? उसने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि मैं उसके होटल के बारे में जानता हूँ। वो जुराइम पेशा है। शहर के छटे हुए बदमाश उस होटल में सरे शाम ही जमा होना शुरू हो जाते हैं। वैसे उस होटल की शोहरत अच्छी नहीं है। मैंने होटल के मालिक रामदास से मिलना है। मैंने साफ गोई का मुजाहरा किया। रामदास? अजीत की हैरत दीदनी थी। क्या तुमने होटल में नौकरी करनी है? हाँ, ऐसा ही समझ लो। इसी तरह हम बातें करते रहे कि इसी दौरान कुमार हमारे लिए चाय बनाकर ले आया और उसने एक कप मेरे सामने और दूसरा कप अजीत के सामने रखा और मुड़कर वापस चला गया। अजीत ने अपना कप उठाया और सिप लेने के बाद मुझसे बोला, ओहो, मैं तो तुम्हारा नाम ही पूछना भूल गया। वो खेसानी हंसी हंसकर बोला, वैसे क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम शायर है। मैंने अपना नाम बताया, ताहम उसे ये ना बताया कि मैं जिन्नजाद हूँ और जिन्नात नगरी में रहता हूँ। शायर, ये कैसा नाम है? पता नहीं, बहरहाल मेरे वालदैन ने ये नाम रखा है। मैंने कंधे उचकाए। कहाँ के रहने वाले हो? उसने पूछा। तुम्हारे पिता क्या करते हैं? मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ। मैंने सोचे बगैर ही जवाब दिया। मेरे पिता कार मैकेनिक हैं। उसने हमकारी बनी। अच्छा चलो चाय पियो, फिर निकल चलें। मैंने कप उठाया और चाय का सिप करने लगा। मैंने किन अखियों से अजीत की तरफ देखा तो वो गहरी नज़रों से मुझे देख रहा था, साथ ही चाय भी घूंट घूंट पी रहा था। और कुछ देर के बाद हमने चाय पी और मैंने एक बार फिर गौर किया तो अजीत के चेहरे पर परेशानी के तासुरात उभर आए थे। ताहम वो उठते हुए बोला, मैं आता हूँ। और उसके जाते ही मैंने ठंडा सांस अपने अंदर उंडेला और फिर मैं उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं दरवाजे के करीब पहुंचा ही था कि मुझे अजीत की आवाज़ सुनाई दी। वो गुस्से में कह रहा था, तुम कह रहे हो कि तुमने उसकी चाय के कप में बेहोशी की दवा मिला दी थी, फिर वो सारी चाय पीने के बावजूद बेहोश क्यों नहीं हुआ? मुझे क्या पता। काले आदमी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उसकी चाय में बेहोशी की दवा ज़्यादा मिकदार में मिला दी थी। अब अगर ये बेहोश नहीं हुआ तो बड़ी हैरत की बात है। सही कह रहे हो। अजीत की हैरान कुन आवाज़ मेरी समाज से टकराई। उसे तो 2-3 घूंट पीने के बाद बेहोश हो जाना चाहिए था, लेकिन वो सारी चाय पी गया और चाको चौबंद बैठा है। वो बड़ी साफ उर्दू बोल रहा था और वो मज़ीद बातें करने के बाद जब ड्राइंग रूम की तरफ आने लगे तो मैं जल्दी से मुड़कर सोफे पर जाकर बैठ गया और ऐन उसी लम्हे वो दोनों भी ड्राइंग रूम में आ गए। काले आदमी ने जल्दी से अपने लिबास की जेब से एक पिस्तौल निकालकर उसका रुख मेरी तरफ कर दिया, लेकिन मैं परेशान नहीं हुआ बल्कि इत्मीनान से बैठा रहा। वो दुरुस्तगी से बोला, पिस्तौल देखकर तुझे परेशानी नहीं हुई? उसके बोलने की टून ही बदल गई थी। नहीं, मैंने भी नफ़ी में सर हिलाया। क्यों? उसकी हैरत और बढ़ी। मेरी नज़र में ये बच्चों का खिलौना है। मैंने इस्तेहज़ाइया लहजे में कहा, क्या तुम्हें पिस्तौल से डर नहीं लग रहा?
अब की बार अजीत ने पूछा। मैं ज़ेरे लब मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल भी नहीं। अजीत के चेहरे पर भी अजीब से साए लहराए। तभी वो गैर यकीनी लहजे में बोला, तुम क्या चीज़ हो? और उसकी बात पर मैं एक बार फिर ज़ेरे लब मुस्कुराया, और मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ। बहरहाल तुम्हारे साथी ने मुझ पर पिस्तौल क्यों ताना है? क्या चाहते हो मुझसे? तुम तो यहाँ कुछ चीज़ें लेने आए थे ना? काले आदमी ने एक नज़र अजीत की तरफ देखा और जैसे उससे इजाज़त तलब कर रहा हो कि अब क्या किया जाए। अजीत ने आंखों ही आंखों में कुछ कहा तो काले आदमी ने मेरी तरफ देखा। सुनो बहू, तेरे पास जितने भी पैसे हैं और कीमती चीज़ें हैं वो निकाल कर मेरे हवाले कर दो। अगर ना दूं तो मैंने पूछना मुनासिब समझा तो इस पिस्तौल की सारी गोलियां तेरे भेजे में डाल दूंगा। काला आदमी गुर्राहट अमीज़ लहजे में बोला। तो मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है तुम ऐसा कर लो, बल्कि अगर तुम्हारे पास दूसरा पिस्तौल हो तो उसकी गोलियां भी मेरे भेजे में डाल दो। काफ़ी अरसा हो गया है मैंने कोई भी गोली कहीं भी नहीं खाई। वो दोनों भी हैरान हुए और यकीनन मेरी दिमागी कैफियत पर भी शक कर रहे थे। वो सोच रहे होंगे कि शायद मैं पागल खाने से फरार होकर आया हूँ। अजीत ने तस्दीक की खातर पूछा, बालक क्या तुम पागल हो? क्या कभी किसी पागल ने भी कहा है कि वो पागल है? मैंने फ़लसफ़ियाना लहजे में कहा कि और ये कहने के साथ ही मैं उठकर खड़ा हो गया। अगर तुम मेरे भेजे में गोलियां नहीं डालना चाहते तो मुझे इजाज़त दो। पहले ही तुम दोनों की वजह से मुझे काफ़ी देर हो गई। दोनों ने एक बार फिर एक दूसरे को देखा और फिर काला आदमी गैस के आलम में बोला, देख बालक, हम मजाक नहीं कर रहे। अगर तेरे पास पैसे या कीमती चीज़ें हैं तो हमें दे दे और हम तुम्हें आसानी से जाने देंगे, वरना तुम फिर धमकी दे रहे हो। मैंने मुंह बनाया, और मेरा तुम लोगों के साथ कैसा मजाक है? हटो सामने से। मैं आगे बढ़ा ही था कि काले आदमी ने यक लख्त चीख कर कहा, रुक जा बालक, वरना मैं गोली चला दूंगा। मुझे उसकी धमकी पर गुस्सा आ गया और पहले ही काफ़ी देर हो गई थी और ऊपर से ये दोनों मनहूस मेरा रास्ता रोके खड़े थे। मैंने गुस्से से कहा, ओ काले मनहूस आदमी, धमकी पर धमकी दे रहा है, चला मुझ पर गोली, मैं तुझे रोक नहीं रहा। और अगर तुमने गोली ना चलाई तो मैं मार मार कर तुम्हारे चेहरे का हशर बिगाड़ दूंगा। इसके बावजूद काले आदमी ने मुझ पर गोली ना चलाई। शायद वो मेरे पुरएतमाद पर घबरा गया था और मैंने पुरगौर नज़रों से उसके पिस्तौल वाले हाथ की तरफ देखा तो उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता लर्ज रहा था। चला मनहूस गोली, मैंने कदरे बुलंद आवाज़ में कहा तो उसने घबराहट के मारे मुझ पर गोली चला दी। गोली सीधी मेरी पेशानी पर लगी और मैं जानबूझकर हल्की सी चीख मारकर सोफे पर ढेर हो गया। अरे ये तो वाकई मर गया, अजीत की आवाज़ सुनाई दी। तो तू क्या समझा था, ये गोली खाने से नहीं मरेगा? अजीत ने तंजिया लहजे में कहा। मैंने किन आँखियों से उनकी तरफ देखा। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आ रहे थे। मैंने उन्हें अपनी तरफ बढ़ता देखकर आंखें मूंद ली और फिर जैसे ही वो मेरे करीब पहुंचे तो मैंने आंखें खोल दी। दूसरे ही लम्हे वो दोनों चीख मारते हुए पीछे हट गए। मैं एक झटके से उठकर बैठ गया। तो तुम जिंदा हो? अजीत की हलक से बामुश्किल ये आवाज़ बरामद हुए। हाँ देख लो, मैं तुम्हारे सामने जिंदा सलामत बैठा हूँ, मैंने तंजिया लहजे में कहा। कैसे? मैंने कहा था ना कि इस मनहूस काले के पास बच्चों के खिलौने वाला पिस्तौल है और इसमें नकली गोलियां हैं, मैंने सराहत से कहा। नहीं, ये असली पिस्तौल है, अजीत ने कहा। दूसरे ही लम्हे उसने काले आदमी से पिस्तौल झपट कर मेरी तरफ किया और यक्के बाद दीगरे कई गोलियां चला दी। उसने गोलियां मेरे सीने पर मारी थीं कि शायद इस बार मैं गोलियां लगने से मर जाऊंगा, लेकिन मुझे ज़रा भी खराश ना पहुंची, बल्कि गोलियां मेरे सीने से टकरा कर फर्श पर छन छन की आवाज़ करके गिरती चली गईं। अब तो उन दोनों की हालत दीदनी थी।
دونوں کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی اور وہ چہرے پر غیر یقینی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تم انسان نہیں ہو، اجیت ہکلاتے ہوئے خوف سے بولا۔ اب صحیح پہچانا؟ کیا واقعی تم انسان نہیں ہو؟ یہ بات کالے نے تصدیق کی خاطر پوچھی۔ ہاں کالے منحوس، میں انسان نہیں ہوں، میں نے دانتوں کو کچکچاتے ہوئے کہا، لیکن تم انسانوں کے نام پر دبا ہو۔ تم معصوم لوگوں کو گھیر گھار کر اپنے ٹھکانے پر لے آتے ہو اور انہیں بے ہوش کر کے انہیں لوٹ لیتے ہو۔ ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، اجیت نے بے اختیار جواب دیا۔ اس لیے تم دونوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں نے یہ کہنے کے ساتھ ہی ان کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ میں تمہیں بھیانک موت ماروں گا۔ دونوں کے چہرے مرنے کا سن کر زرد پڑ گئے اور وہ تھر تھر کانپنے لگے۔ دوسرے ہی لمحے وہ پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھے اور جلدی سے باہر نکل گئے، جیسے انہیں خطرہ ہو کہ اگر وہ چند لمحے ڈرائنگ روم میں موجود رہے تو واقعی میرے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ اجیت پستول اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا۔ میں ان کی تعاقب میں گلی میں آیا تو وہ دونوں ایسے بھاگتے ہوئے جا رہے تھے جیسے انہوں نے موت کا چہرہ دیکھ لیا ہو۔ میں نے ان کے پیچھے جانے کا ارادہ ترک کیا اور واپس گھر میں آ گیا۔ دوران تلاشی مجھے ایک کمرے کی الماری سے کچھ پیسے پڑے مل گئے، جنہیں میں نے اپنی جیب میں ٹھونس لیا اور پھر میں گھر سے نکل کر اسی گلی کی طرف بڑھ گیا جو سڑک پر لے جاتی تھی۔ پہلے ہی کافی وقت صرف ہو چکا تھا اور میں مزید وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ سڑک پر پہنچتے ہی مجھے ایک رکشہ مل گیا۔ میں نے رکشے میں سوار ہونے کے بعد ڈرائیور کو رام داس ہوٹل چلنے کا کہا تو اس نے آٹو رکشہ آگے بڑھا دیا۔ جس طرح پاکستان میں ٹریفک کا بہت برا حال ہے، اس سے کہیں زیادہ انڈیا میں ہے۔ ڈرائیور عمر رسیدہ آدمی تھا اور اس کی عمر لگ بھگ 60 سال ہوگی۔ وہ دھوتی اور کرتے میں ملبوس تھا۔ اس کے سر پر پگڑی تھی، ہاتھوں میں کڑے اور انگلیوں میں انگوٹھیاں۔ وہ یقیناً سادھو تھا، لیکن مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں جلد از جلد رام داس ہوٹل میں پہنچنا چاہتا تھا تاکہ آبدہ کی رہائی کے لیے کاراکا کو مجبور کر سکوں۔ ایک سڑک پر آٹو رکشہ ٹریفک میں پھنس گیا۔ آٹو کے دائیں بائیں کاریں، رکشے، اسٹیشن وین اور سائیکلیں تھیں۔ مجھے بے حد کوفت محسوس ہوئی۔ جس سڑک پر ہم موجود تھے اس سڑک پر کافی اسکولز تھے اور اس وقت اسکول میں چھٹی ہوئی تھی، اسی لیے وہاں ٹریفک جام تھا۔ میں بھی ٹریفک کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ بالآخر 20 منٹ کی خواری کے بعد آٹو رکشے نے دھیرے دھیرے آگے رینگنا شروع کر دیا۔ میں نے سکون کی سانس لی اور کچھ دیر کے بعد آٹو رکشہ سڑک پر دوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ 40-50 منٹ کے بعد آٹو رکشہ رام داس ہوٹل پہنچ گیا۔ میں نے کرایہ ادا کیا اور ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ایک شاندار اور بہت بڑا ہوٹل تھا جس کی پیشانی پر نمایاں حروف میں رام داس ہوٹل لکھا ہوا تھا۔ میں ہوٹل کے عمارت کا جائزہ لیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ یکلخت کوئی مجھ سے ٹکرا گیا۔ میں نے دیکھا وہ ایک سانولی رنگت کی خوبصورت لڑکی تھی جس کی گلابی رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ سر کے بال کھلے اور تراشیدہ تھے، آنکھوں میں کاجل اور ستواں ناک اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا اور اس کے دونوں آبروؤں کے درمیان چھوٹی سی بندیا بھی تھی۔ سوری، میں کہتے ہوئے آگے بڑھنے لگا تو وہ مترنم آواز میں بولی، غلطی آپ کی نہیں میری تھی، اس لیے سوری تو مجھے بولنا چاہیے۔ میں نے ہمکاری بھرنے کے بعد کہا ٹھیک ہے، اور پھر میں آگے بڑھا ہی تھا کہ لڑکی کی آواز دوبارہ میری سماعت میں پڑی، بات سنیں۔
मैं मुड़ा और उसकी तरफ घूम गया। जी फरमाएं, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? लम्हा भर सोचने के बाद मैंने जवाब दिया, जी मेरा नाम सायर है। सायर? वो हैरान हुई, ये कैसा नाम है? नाम नाम ही होता है मिस। मैं पद्मनी। अपना नाम बताने के बाद उसने मुसाफे के लिए अपना नरमो नाजुक हाथ मेरी तरफ बढ़ाया तो मैंने उसका हाथ थाम लिया। उसका हाथ नरमो नाजुक होने के साथ साथ बेहद गुदाज था। वो मज़ीद बोली, मेरा ख्याल है आप हमारे होटल में नए नए आए हैं। मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ। हमारे होटल में? मैं मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया और साथ ही मैंने उसका हाथ भी छोड़ दिया। जी साहिर साहब, वो ज़ेरे लब मुस्कुराती हुई तरंग से बोली, ये मेरे पिता रामदास का होटल है। उसकी बात सुनकर मैं बेइख्तियार चौंक पड़ा और जिन बाबा के बकौल काराका ने रामदास को हलाक करके खुद उसकी जगह ले ली थी और अब वो इसी रूप में यहाँ रह रहा था। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैंने अपनी हैरत छुपाने की सही करते हुए कहा, वैसे आपके पिता से ही मिलने आया था। पिताजी से? वो चौंकी। मेरे पिता तो यहाँ नहीं हैं। वो कहाँ गए हैं? मैंने बेइख्तियार पूछ लिया। वो पूना गए हैं, पद्मनी ने जवाबन बताया। बिजनेस टूर के सिलसिले में वो अक्सर शहर से बाहर जाते रहते हैं। मालूम है कि वो कब तक आएंगे? हाँ, 2 रोज़ के बाद आएंगे, पद्मनी ने सोचते हुए बताया। लेकिन आप उनसे किस सिलसिले में मिलना चाह रहे हैं? जॉब के सिलसिले में मैं मिलना चाहता था। फौरी तौर पर मुझे यही बहाना सूझा। वो हमकारी भरने के बाद बोली, फिर तो आपको 2 रोज़ इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे मैनेजर की सीट खाली है। इन दिनों मैनेजर के सारे इंतज़ामात मैंने संभाले हुए हैं। मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे जॉब करने का कोई शौक़ नहीं है। इसलिए मेरे कहने पर पिताजी ने अखबारात में जॉब ऐड देने का फ़ैसला किया है। लेकिन अभी उन्होंने ऐड नहीं दिया। वो पूना से वापसी पर ऐड देंगे। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं पहले ही पहुंच गया हूं, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा।